यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए पूरी किताब से एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं। इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से सभी विकल्पी क्वेश्चन फंसेंगे, टोटल विकल्पी फंस जाएंगे और कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न भी इसी में से फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहला है द्विनिषेचन की क्रिया किन पौधों में होती है। जो द्विनिषेचन होता है किन पौधों में होता है, तो आपको बता दें जितने भी आवृत बीजी प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उन सभी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि देखिए, जैसे भ्रूणकोश है और यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं थी, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं थी, ये अंड कोशिका थी, और मान लीजिए इधर से पराग नलिका आई थी, पॉलन ट्यूब आई थी। इसमें दो नर युग्मक थे या मेल गैमेट्स थे। एक ने, जब इसमें दोनों स्वतंत्र हो गए तो एक ने अंड कोशिका से संलयन कर लिया, एक नर केंद्रक ने, नर युग्मक ने अंड कोशिका से संलयन कर लिया तो निषेचन हुआ। और फिर दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। यहाँ द्विध्रुवीय केंद्रक भी होता है, तो द्विध्रुवीय केंद्रक से दूसरा वाला संलयित हो जाता है। इस प्रकार से एक ही भ्रूण कोश के अंदर दो बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। और ये द्विनिषेचन की जो क्रिया है ये आवृत बीजी पौधों में होती है या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर अगला है बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की, पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज किसने की थी। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने संतरे में इसको खोजा था, संतरे में खोजा था। कब? तो 1719 में संतरे में बहुभ्रूणता को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और इसमें होता क्या है, एक ही बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है निषेचन की खोज किसने की। निषेचन की खोज किसने की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो देखिए, निषेचन की जो खोज है स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। जब भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन की खोज पूछा जाएगा तो स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। फिर अगला है द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो जो नवाशिन थे, नवाशिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है अक्सर आप लोगों को, तो याद रखेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है टेपिटम परत का क्या कार्य होता है। जो टेपिटम परत होती है, ये जैसे परागकोश की अनुप्रस्थ काट थी, तो यहाँ पर जो लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर जो परागपुट होते हैं, ये यहाँ पर टेपिटम की परत होती है। और इसके बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या पराग कणों का निर्माण होता है। तो जो टेपिटम है ये पराग कणों को या बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देती है। टेपिटम बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। इस प्रकार से पोषण देती, धीरे धीरे करके वो बड़े हो जाते हैं। फिर अगला है पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। देखिए, एक पुष्प जैसे हम यहाँ पर बना लें, जल्दी से आप समझ लीजिए अच्छे से। इस तरह से ये अंडाशय है और ये इसके पुमंग हैं और ये इसके दलपुंज हो जाएंगे, ये दलपुंज हैं और इधर बाह्य दलपुंज हैं। तो यहाँ पर अंडाशय भी बना देते हैं। तो आपको बता दें, ये जितने भी पुंकेसर होते हैं ये सभी मिलाकर पुमंग कहलाते हैं। यानी जितने भी नर जनन अंग हैं ये नर जनन अंग पुमंग कहलाते हैं।
ये सब क्या कहलाते हैं? पुमंग। सब मिलाकर पुमंग, और एक को पुंकेसर कहा जाता है। सब मिलाकर के पुमंग कहा जाता है, एक को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो कहा है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। पुमंग कहा जाता है या एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं सबको। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में या पौधे में नर जनन अंग क्या होता है? आप देखिए, नर जनन अंग पूछ लिया है, पूरे प्रतिनिधित्व करने वाले को नहीं पूछा है। तो किसी एक को बता दीजिए। पुंकेसर, ये देखिए एक है, चाहे इसको सब पुंकेसर होते हैं अलग अलग करके। तो हो जाएगा इसका आंसर पुंकेसर। पुंकेसर या स्टेमन जो होता है आवृत बीजी पौधे में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश है, इसमें लघु बीजाणु धानियों की संख्या, देखिए यहां से देख लीजिए, ये देखिए, ये जो लघु बीजाणु धानी थी 1 2 3 4, तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी है? 4 होती है। 4 लिख देंगे। जब परागकोश को कट करते हैं, उसके अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तो अनुप्रस्थ काट में उसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणु धानी दिखाई देती है, परागपुर दिखाई देते हैं, और बीच में योजी होता है। तो 4 इसमें आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? देखिए यहां पर एक हम जल्दी से बीजांड बना लेते हैं। बीजांड बनाना अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल में बताया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये बीजांड वृंत होता है, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग होता है, ये दोनों अध्यावरण होते हैं, इंटेगुमेंट जिसे कहा जाता है, ये बाह्य, ये अंतः वाला, ये भ्रूणकोश होता है पूरा बीच में ये वाला, और यहाँ इधर रैफी होती है, और ये जो पूरा बीजांड काय है, बीजांड का शरीर है, और ये जो बीजांड वृंत है, ये जहां पर जुड़ा होता है, इस जोड़ को नाभिका कहा जाता है, नाभिका। अब कहा गया है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो देखिए यहां से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? नाभिका कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? नाभिका। इसका आंसर हो जाएगा नाभिका, या हाइलम भी इसे कहा जाता है। नाभिका को क्या कहते हैं? हाइलम भी इसे ही कहा जाता है। फिर अगला है, निभाग किस में पाया जाता है? तो देखिए बीजांड में निभाग पाया जाता है, ओव्यूल या बीजांड में निभाग पाया जाता है, ओव्यूल या बीजांड में। फिर अगला क्वेश्चन है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 200 लघु बीजाणुओं का निर्माण करना है, तो कहा गया कि प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? अब देखिए, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, यानी कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। तो कहा गया है 200, तो 200 को कर दीजिए 4 से भाग, इस तरह से आ जाएगा 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 50 अर्धसूत्री विभाजन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक ही पौधा है, एक पुष्प यहाँ लगा है, एक पुष्प यहाँ लगा है, ये पत्तियां हो जाएंगी इसकी, मान लीजिए। तो एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहा गया है। जैसे ये पुष्प है, तो इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक आए हैं। पौधा एक ही है, दूसरा नहीं है, तो ये पर परागण तो होगा नहीं, क्योंकि पौधे अगर 2 होते हैं, यानी पर परागण में दूसरे पौधे की आवश्यकता होती है। 2 पौधे होंगे, 2 पेड़ होंगे, तभी उसमें पर परागण होगा। तो ये स्वपरागण कैसे हुआ? स्वपरागण तो उसी पुष्प में जब जाते हैं तो होता है। तो जब एक ही पादप है, एक ही पौधा है, और उसके परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो इसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है, सजात पुष्पी
परागण वास्तव में स्वपरागण का ही रूप होता है, सजात पुष्पी परागण। और फिर अगला है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 112 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए तो 112 को भाग कर दीजिए 4 से, बस निकल आएगा 28 आ जाएगा काटने से। तो इस तरह से 28 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। फिर अगला है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर कैसा होता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश है, प्रारूपिक बना लेते हैं। यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं 3 हो जाएंगी और यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक, वास्तव में एक कोशिका होती है 2 केंद्रक होते हैं, और यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तो कोशिकाएं हो गई, इसकी 7 कोशिकाएं हो गई। और केंद्रक कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 केंद्रक हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश जब परिपक्व होता है तो ऐसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पानी नहीं लगाओ। फिर अगला क्वेश्चन है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। देखिए यहाँ पर अंड कोशिका होती है, ये जो अंड कोशिका है तो इसके निर्माण में इधर सहायक कोशिकाएं भी इसी में होती हैं। अंड समुच्चय ये पूरा कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहा जाता है, जिसमें अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो कहा गया कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, तो लिखेंगे अंड कोशिका व सहायक कोशिकाएं मिल करके अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। अंड कोशिका व सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है, ऐसी कौन सी कोशिका है जो सभी तरीके के भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो ये जो अंड कोशिका है यही, तो इसका आंसर हो जाएगा अंड कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। किसी भी प्रकार का भ्रूणकोश हो, एम्ब्रियो शैक हो, सभी में एग सेल पाई जाती है या अंड कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं। जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं ये कहाँ उपस्थित होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो बीजांड होता है इसमें ऊपर की तरफ प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं और ये ऊपर का जो भाग है निभागीय भाग होता है। आगे इसे क्या कहते हैं, निभागीय भाग कहा जाता है। तो इसमें बता देंगे प्रतिमुख कोशिकाएं निभाग की तरफ स्थित होती हैं या निभागीय भाग की ओर स्थित होती हैं। ये प्रतिमुख कोशिकाएं निभागीय की तरफ, ये निभाग की तरफ होती हैं। यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक और इधर अंड द्वार की तरफ सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिका होती है। फिर अगला है, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। जो साल्विया है इसमें किसके द्वारा परागण होता है। तो आपको बता दें, जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, कीटों के द्वारा साल्विया में परागण होता है। इंसेक्ट के द्वारा साल्विया में पॉलिनेशन होता है। फिर अगला है, किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें जल के द्वारा परागण होता है। कई सारे पौधे हैं, इसमें हाइड्रिला बता दीजिए। हाइड्रिला में जल के द्वारा परागण होता है। वैलिशनेरिया में जल के द्वारा परागण होता है। सिरटोफिलम में जल के द्वारा परागण होता है। तो हाइड्रिला, वैलिशनेरिया, सिरटोफिलम कोई भी आप बता सकते हैं, जलीय परागण इसमें होता है। फिर अगला है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है।
प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को। फिर अगला है, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? जो घास परिवार है उसमें बीज पत्रों को क्या कहा जाता है? घास परिवार यानी ग्रैमिनी जो कुल है उसमें बीज पत्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रशल्क कहा जाता है। जो बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रशल्क कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष कैसा होता है? जो आवृतबीजी पौधा है उसका भ्रूणपोष कैसा होता है? तो आपको बता दें, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, 3n होता है, या 3x भी आप कह सकते हैं, या केवल त्रिगुणित लिख सकते हैं। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। फिर अगला है, परिभ्रूणपोष किसका अवशेष है? परिभ्रूणपोष किसका अवशेष है? पेरिस्पर्म जो होती है वो किसका अवशेष होती है? तो बीजांडकाय का, बीजांडकाय या न्यूक्लियस का अवशेष होती है। बीजांडकाय या न्यूक्लियस का। फिर अगला है, कौन से फल एक कूट फल या आभासी फल हैं? कूट फल किन्हें कहा जाता है, या असत्य फल किसे कहते हैं, या आभासी फल किसे कहते हैं? चाहे कूट फल कहे, चाहे असत्य फल कहे, चाहे आभासी फल कहे, चाहे फॉल्स फ्रूट कहे, चाहे झूठे फल कहे, सब एक ही बात होती है। तो ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर, अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें ही कूट फल, आभासी फल या असत्य फल कहा जाता है। जिनका फल पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? कूट फल कहा जाता है। जैसे सेब है, सेब का फल पुष्पासन से होता है। ऐसे ही नाशपाती है, ऐसे ही बहुत सारे फल हैं जो कूट फल या असत्य फल। तो दूसरे पार्ट में चैप्टर 2 मानव जनन के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पर्मेशियन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया है? कहां से मुक्त होने की क्रिया है कहा गया है? तो शुक्रजनक नलिका से मुक्त होने की क्रिया, तो शुक्रजनक नलिका इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? देखिए, जो स्त्री होती है उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है, और जो पुरुष होता है उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है। ये है स्त्री, ये है पुरुष। जो स्त्री है इसमें समयुग्मजी होती है, समान गुणसूत्र होते हैं। जो पुरुष है विषमयुग्मजी होता है। इसमें जो Y वाला गुणसूत्र है ये छोटा होता है, X वाला बड़ा होता है, और जो छोटा गुणसूत्र Y होता है यही पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। तो कहा गया है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसमें होगा पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र से संतान का लिंग निर्धारण होता है। फिर अगला है, स्त्री में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? देखिए, जो अंडे का निषेचन है वो फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका कहो चाहे अंडवाहिनी कह दो। अगर अंडवाहिनी ऑप्शन में है तो अंडवाहिनी सही हो जाएगा। अंग्रेजी में ओविडक्ट कहा जाता है, ओविडक्ट, या इसे ही डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। डिंब वाहिनी भी इसी को कहते हैं। चाहे फैलोपियन नलिका कहो, चाहे अंडवाहिनी कहो, चाहे डिंब वाहिनी कहो, अंग्रेजी में ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो इसी के अंदर स्त्री में निषेचन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो देखिए, जो आर्तव चक्र होता है, आर्तव चक्र आने से 14वें दिन अंडा निकलता है। तो अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का निकलना। तो चक्र के आने से लेकर के, उस दिन से लेकर के 14वें दिन। फिर अगला है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये नरलिंग हार्मोन होता है। ये नरलिंग हार्मोन होता है। और जो पुरुष के वृषण होते हैं, वृषण जो हैं, वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उन लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावण होता है या स्रावित होता है। तो इसमें कौन सी कोशिकाएं हो जाएंगी? लीडिंग कोशिकाओं से, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? देखिए, समूह के रूप में पुरुष या नर हार्मोन को ही एंड्रोजन कहा जाता है। ये किन कोशिकाओं से स्रावित होगा?
जिस कोशिका से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, क्योंकि ये समूह के रूप में इसी को कहा जाता है। तो लीडिंग कोशिकाएं हो जाएगा। लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है? तो जो स्त्री होती है, स्त्री के अंडाशय या ओवरी में कार्पस ल्यूटियम स्थित होता है, अंडाशय या ओवरी में। फिर अगला है, अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम किससे संबंधित है? तो देखिए, जो अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम है ये गर्भाशय से संबंधित है, गर्भाशय से। देखिए यहाँ पर एक स्त्री जनन तंत्र हम जल्दी से बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये अंडाशय हो जाएंगे, यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएगी। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, इसे ही एंडोमेट्रियम कहा जाता है और ये पूरा भाग गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय, तो जो गर्भाशय है उसी का भाग या उसी से संबंधित होता है एंडोमेट्रियम। फिर अगला है, यौन के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जो वेजिना होती है, जो योनि होती है, उसके द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। बर्थोलिन ग्रंथियां यौन के द्वार पर पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में आर्तो चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? आर्तो चक्र कहो या MC कहो या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहो या मासिक धर्म कह दो, मासिक चक्र कह दो, कई सारे इसके नाम हैं। तो सामान्यतः कितने दिनों का होता है? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो 28 से 29 दिन का होता है, 28 से 29 दिन का। फिर अगला क्वेश्चन है, विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण क्या कहलाता है? जब विदलन हो चुका होता है तो उसके अंत में जो कोशिकाएं बनती हैं, ठोस गेंद जैसी संरचना जो बनती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें, उसे मोरुला कहा जाता है। मोरुला या तूतक कह सकते हो। तूतक ऑप्शन में है तो तूतक हो जाएगा सही, मोरुला है तो मोरुला को ही तूतक कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? भ्रूण या एम्ब्रियो का रोपण कहाँ होता है? तो देखिए, जैसे ये एक स्त्री जनन तंत्र है, स्त्री जनन तंत्र है, इस तरह से हमने बना दिया जल्दी से। ये गर्भाशय है, ये है गर्भाशय, ये है अंडाशय, ये है अंडवाहिनी, ये है यहाँ पर योनि। तो यहाँ से जब शुक्राणु जाते हैं, इधर से मान लीजिए अंडा निकला तो झालर के द्वारा कैच कर लिया जाता है, अंदर यहाँ आ जाता है। और इधर से शुक्राणु जाते हैं तो यहाँ फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद जायगोट बनता है। जब निषेचन हो जाता है तो जायगोट बनता है और जायगोट के बाद विदलन शुरू हो जाता है, यानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो विदलन होता है और ये धीरे धीरे करके अंडा चलता रहता है, जो भ्रूण था वो चलता रहता है। तो यहाँ ये मोरुला स्टेज आ जाती है, मोरुला ठोस गेंद जैसी संरचना। और इसके बाद जब गर्भाशय तक आता है तो ये ब्लास्टुला स्टेज में बन जाता है, ब्लास्टुला स्टेज। और ये जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, ये जाकर के गर्भाशय के विलाई और भ्रूण के विलाई आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ब्लास्टुला स्टेज गर्भाशय में धस जाता है, जाकर के गर्भाशय की दीवार में धस जाता है। तो इसी को रोपण कहा जाता है, धसने को ही क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। तो भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, कहा गया है? तो बता देंगे गर्भाशय या यूट्रस में होता है, गर्भाशय या यूट्रस में भ्रूण का रोपण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्री में अंतर रोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब स्त्री में अंतर रोपण होता है उस समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, कहा गया है? तो मैंने बताया कि जब यहाँ निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद विदलन होता है, विदलन के बाद मोरुला स्टेज आती है और मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला स्टेज ही वह अवस्था होती है, या कहिए कि ब्लास्टुला स्टेज ही गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, रोपित हो जाता है। तो स्त्री में अंतर रोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो बता देंगे ब्लास्टुला स्टेज में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में। फिर अगला क्वेश्चन है,
प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? प्रसव माने बच्चा पैदा होने के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो देखिए, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है या गर्भाशय में संकुचन करवाता है ताकि जो शिशु है वो आसानी के साथ बाहर आ सके। चैप्टर 3 से जनन स्वास्थ्य। तो पहला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि क्या कहलाती है? शिशु के जन्म से पहले की जांच विधि को क्या कहा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं इसका आंसर एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? एमनियोसेंटेसिस। देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में इसके चारों ओर एक द्रव भरा रहता है। इस तरीके से ये बीच में मान लीजिए भ्रूण है, बच्चा है, शिशु है, और यहाँ पर चारों ओर द्रव भरा रहता है। तो क्या किया जाता है इसमें कि इस द्रव को इंजेक्शन सुई की सहायता से निकाल करके इसकी जांच की जाती है। और जांच में क्या करते हैं कि जो जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उनका पता लगाया जाता है। इसे ही एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसी द्रव की सहायता से लिंग की जांच भी हो जाती है, लेकिन सरकार ने अब इस पर बैन लगा दिया है क्योंकि लिंग का जांच करना कानूनन अपराध होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? कब होगा यहाँ पर? तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी चिकित्सीय सगर्भता समापन को। यानी कि चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है अगर कहा जाए तो इसमें होता क्या है कि किसी योग्य डॉक्टर की सहायता से जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, पेट में जो भ्रूण 3 महीने का हो जाता है, तो 3 महीने पर होने पर योग्य डॉक्टर की सहायता से उसे गिरा दिया जाता है। इसे ही चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। किसी योग्य डॉक्टर की हेल्प से, योग्य डॉक्टर की सहायता से बच्चे को 3 महीने का जब हो जाता है तो वो गिरा दिया जाता है। 3 महीने का कब? जब बच्चा पेट में होता है तब। और ये एक तरीके से मान लीजिए कि जन्म नियंत्रण के लिए किया गया था। ये एक तरीके से जन्म नियंत्रण या जनसंख्या को रोकने के लिए किया गया था। फिर अगला है, हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक बताना है। तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक होता है, मुख्य घटक होता है। फिर अगला है कॉपर टी क्या रोकती है? निषेचन को रोकती है। तो किस चीज को रोकती है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन को रोकती है। जैसे ये स्त्री का जनन तंत्र है, यहां पर अंडाशय है, ये फैलोपियन नलिका इधर आई, यहां पर झालर है, इसी तरह से ये भी है। यहां पर कॉपर टी लगाई जाती है। जैसे ये गर्भाशय है तो गर्भाशय में इस तरह से कॉपर टी फिट कर दी जाती है। इस तरह से टी आकार की होती है, इसलिए कॉपर टी कहते हैं। इसमें कॉपर लगा होता है जो जब इधर से शुक्राणु डाले जाते हैं तो शुक्राणुओं को मारने का कार्य करता है। शुक्राणु इसकी सहायता से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह से निषेचन नहीं होता है, और निषेचन ना होने से गर्भधारण नहीं होता है, जिससे बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है। तो कॉपर टी एक तरीके से कह लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है या गर्भधारण को रोकने का उपाय होता है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? क्या अवरुद्ध करेगा? तो भाई क्या अवरुद्ध करता है? जो भ्रूण होता है उसको गर्भाशय में रोपित नहीं होने देता है। भ्रूण को गर्भाशय में रोपित होने नहीं देता है। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, भ्रूण को गर्भाशय में या गर्भाशय की भित्ति में कर सकते हैं और अच्छा हो जाएगा। गर्भाशय की भित्ति में रोपित नहीं होने देता है ना, यही अवरुद्ध करता है। फिर अगला है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सन 1951 में प्रारंभ हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम
सन 1951 में प्रारंभ हुआ था। अगला है वैसेक्टोमी किससे संबंधित है। देखिए आप चित्रों के माध्यम से समझ लीजिए, जिससे कि और कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जल्दी से हम चित्रों के माध्यम से इसको समझा देते हैं। जैसे ये मनुष्य का जनन तंत्र है, ये वृषण है, और ये स्त्री का इधर जनन तंत्र बना देते हैं। तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, ये पुरुष में नसबंदी होती है। नसबंदी, पुरुष की नसबंदी होती है। इसमें क्या करते हैं कि पुरुष की शुक्र वाहिनियों को, ये शुक्र वाहिनियां हैं, एक इधर दो होती हैं, तो इनको काट कर बांध दिया जाता है। काटा फिर बांध दिया, इधर इनको काट कर बांध दिया जाता है। वैसेक्टोमी या फिर नसबंदी में क्या किया जाता है कि पुरुष की शुक्र वाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। वास्तव में ये पुरुष की नसबंदी होती है। किससे संबंधित? तो पुरुष की नसबंदी है, जिसमें पुरुष की शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए स्त्री जनन तंत्र है, तो स्त्री जनन तंत्र में ये देखिए ये अंडवाहिनियां हैं, इनको काट कर बांध देते हैं। स्त्री जनन तंत्र में इन अंडवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। अब जब अंडवाहिनियां काट कर बंध गई हैं तो क्या होगा कि अंडा यहाँ निकलेगा, लेकिन शुक्राणु इधर से वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब शुक्राणु नहीं पहुंच पाएंगे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन न होने से गर्भधारण नहीं होगा। इस तरह से परिवार नियोजन हो जाएगा। तो ये परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं, नसबंदी और नलबंदी, या पुरुष में नसबंदी और स्त्री में नसबंदी। ये क्या है? परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है? तो स्त्री में नसबंदी से, स्त्री में नसबंदी से संबंधित है या नलबंदी से संबंधित है। दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। फिर अगला क्वेश्चन है, एमटीपी का पूरा नाम क्या है? एमटीपी का पूरा नाम बताना है। तो देखिए एम से होता है मेडिकल, टी से होता है टर्मिनेशन, और पी बचा हुआ है तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। तो आप लगा दीजिए, आप प्रेगनेंसी होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। फिर अगला क्वेश्चन है, आईवीएफ तकनीक का अन्य नाम क्या है? आईवीएफ यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका पूरा नाम क्या होगा? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है अंतःपात्र निषेचन, या फिर इसको दूसरा नाम भी होता है इसका परख नली शिशु तकनीक, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। परख नली शिशु तकनीक भी इसे ही कहा जाता है, आईवीएफ तकनीक को। तो इसमें आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, यौन संचारित रोगों के नाम बताइए। ऐसे रोग जो यौन संचारित होते हैं। तो देखिए गोनोरिया है, गोनोरिया यौन संचारित रोग होता है। सुजाक यौन संचारित रोग होता है। उपदंश यौन संचारित, कई सारे इसके नाम हैं। तो ये जो सभी रोग हैं ये यौन संचारित रोग होते हैं। था पार्ट है चैप्टर 4 से वंशागति और विविधता। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? प्रभाविता और पृथक्करण के जो नियम हैं इनका प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोग इसको जानते होंगे, कक्षा 10 वाले भी बता लेंगे, हालांकि ये 12 का हम पढ़ा रहे हैं। तो प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था, मेंडल ने। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक गिरजाघर में पादरी थे और इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, मीठी मटर नहीं, उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किए थे और 8 सालों तक लगातार प्रयोग किया। 8 सालों तक लगातार प्रयोग करते ही रहे ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसके बाद 2 बड़े बड़े प्रयोग, 2 प्रयोग दिए। कौन कौन से? एक संकर संकरण, एक संकर संकरण ये प्रयोग, और दूसरा प्रयोग दिया था द्विसंकर संकरण,
द्विसंकर संकरण, ये दो इनके प्रयोग हैं और इन्हीं दोनों प्रयोगों पर आधारित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो ये सारे प्रयोग और सारे नियम हमारे चैनल में अपलोडेड हैं और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं तो जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। डालिएगा प्रभाविता का नियम बायोलॉजी साइंसेस के या मेंडल के नियम बायोलॉजी साइंसेस के, सर्च करिए तुरंत आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है? तो इसको हम सभी लोग जानते हैं, आनुवांशिकी हो जाएगा इसका आंसर। आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। और आनुवांशिकी के जनक कौन है अगर पूछ ले तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। फिर अगला है, मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? द्विसंकरण का फिनोटिपिक अनुपात पूछा गया है, तो मैंने आपको समझाया था उसका अनुपात 9:3:3:1 होता है, यानी 9:3:3:1 होता है। मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटिपिक अनुपात है। फिर अगला है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है? अब द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात कह रहे हैं 1:1:1:1 हो जाएगा इसका। फिर अगला है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबांश में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात क्या होगा? इसको देखिए, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीजें पूछ रहा है। तो गुलाबांश पर प्रयोग कार्ल कोरेंस ने किया था। कार्ल कोरेंस ने गुलाबांश पर प्रयोग सन 1903 में किया था। इन्होंने क्या किया था कि लाल पुष्प लिए थे, लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिए थे, लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो क्रॉस करवाने पर इन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे, गुलाबी पुष्प। अब इस गुलाबी पुष्प में इन्होंने स्वपरागण कराया था, स्वपरागण कराया गुलाबी पुष्प में, स्वपरागण करवाया, तो इन्हें लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। देखिए एक यहाँ पर यानी 25% लाल पुष्प हैं, 50% गुलाबी पुष्प हैं और 25% सफेद पुष्प है, तो उसी का रेशियो हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर से होगा 1:2:1। समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? जो मानव है इसमें एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? जीनोटाइप एबीओ रुधिर वर्ग के, तो आपको बता दें कि जो एबीओ रुधिर वर्ग है, एबीओ रुधिर वर्ग है, इसकी वंशागति जो होती है, वंशागति का बर्नस्टीन ने सन 1924-25 में पता लगाया था। एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति का किसने पता लगाया था? बर्नस्टीन ने सन 1924-25 में पता लगाया था। और इसके 6 जीनोटाइप संभव हैं। जीनोटाइप कितने संभव हैं? 6 जीनोटाइप संभव हैं। आपको बता दें कि ओ रुधिर वर्ग के लिए, ओ रुधिर वर्ग के लिए I0 और इसके बाद में ए रुधिर, ये ओ के लिए हो जाएगा। अगर ए के लिए देखा जाए तो ए के लिए I0 हो जाएगा। देखिए ए के लिए ये है, ए के लिए एक और होता है IA, ये भी होता है IA और ए के लिए ही IA होता है। इसके बाद बी के लिए देखा जाए तो बी के लिए हो जाएगा I0 और या फिर इसी का बी का ही होता है IB और इसके बाद AB बचा हुआ है तो AB का होता है IB। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 जीनोटाइप संभव हैं। फिर अगला है,
मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? जो मनुष्य है, मानव है, उसमें संतान का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? तो आंसर हो जाएगा कि पुरुष के लिंग गुणसूत्र से होता है। देखिए, जो पुरुष होता है इसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो स्त्री होती है इसमें XX। कहने का मतलब यह है कि स्त्री समयुग्मजी होती है, इसमें समान गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष विषमयुग्मजी होता है, इसमें असमान, एक बड़ा और एक छोटा गुणसूत्र होता है। जो छोटा वाला गुणसूत्र होता है, Y वाला जो होता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। पुत्र जन्म के लिए यही उत्तरदायी होता है। बाकी स्त्री के सभी गुणसूत्र संतान जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होगा? तो पुरुष के गुणसूत्र से होता है। फिर अगला है, होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। होलेंड्रिक जीन Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। देखिए, इसमें मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके? तो पुरुष कहा था। अगर ऑप्शन में पिता है तो पिता कर देंगे, पिता है तो पिता, ऑप्शन में पुरुष है तो पुरुष, तो इस तरह से हो जाएगा। या फिर नर मानव है तो नर मानव कर देंगे। तीनों ऑप्शन सही है इसमें। फिर होलेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित? तो Y पर हो जाएगा। फिर अगला है, दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटेमिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होती है? जो सिकल सेल एनीमिया रोग है, ये ग्लूटेमिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होती है कहा गया है? तो मैंने आपको समझाया था, जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था जो वैलिन होता है इसके प्रतिस्थापन से होती है, वैलिन के प्रतिस्थापन से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकार जन्मजात उपापचयी त्रुटि है? इनमें से ऐसा कौन सा विकार है जो जन्मजात उपापचयी त्रुटि होता है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। जितने भी विकार हैं, चाहे वो जन्मजात या आनुवांशिक हो, चाहे उपार्जित हो, सभी के बारे में, और जितने सिंड्रोम हैं सभी के बारे में मैंने पढ़ा है। सभी सिंड्रोम बहुत ही आसान भाषा में यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना आसान। जाइए देखिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। फिर अगला है, टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? देखिए, टर्नर सिंड्रोम पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि इसमें गुणसूत्रीय विकार हो जाएगा, गुणसूत्रीय विकार होता है। टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? तो गुणसूत्रीय विकार है। इसमें क्या होता है कि लिंग गुणसूत्रीय विकार होता है, और इसमें एक लिंग गुणसूत्र की जगह पर वो एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, शून्य हो जाता है, वहां पर कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं रहता है। इस तरह से इसमें कुल 45 गुणसूत्र बचते हैं। फिर अगला है, मंगोली जड़ता किस अलिंगी गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण होती है? मंगोली जड़ता कहो चाहे डाउन सिंड्रोम कहो, मंगोली जड़ता ही डाउन सिंड्रोम है, यानी डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता कहा जाता है, क्योंकि इसमें चेहरा, जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसलिए इसको मंगोली जड़ता कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? लैंगडैन डाउन ने, लैंगडैन डाउन ने की थी, और इन्होंने अपने ही नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम कह दिया। सिंड्रोम मीन्स विकार होता है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर तो इस तरह से इन्होंने इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा। तो मंगोली जड़ता किस अलिंगी गुणसूत्र के, अलिंगी यानी लिंग गुणसूत्र का विकार नहीं है, अलिंगी, तो 21वीं जोड़ी का ही विकार होता है। अलिंगी गुणसूत्र की एकाध सूत्रता, एकाध यानी एक अधिक गुणसूत्र के होने से, तो देखिए 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र थे, अब एकाध सूत्रता, एक अधिक हो गया तो 3 गुणसूत्र हो गए। इस तरह से हमारी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र थे, लेकिन एक अधिक हो गया तो 47 हो गए। इस तरह से मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। और किस जोड़ी में? तो 21वीं जोड़ी में। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर सही? 21वीं जोड़ी में है। वंशागति का आणविक आधार। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? ये किसने पुष्ट किया था कि जो डीएनए है ये एक आनुवांशिक पदार्थ होता है? हार्शे व चेज ने
हर्षे चेज ने पुष्ट किया था कि जो डीएनए है ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। फिर अगला है गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर सही होगा यूक्रोमैटिन, मैटिन तथा हेटेरोक्रोमैटिन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। फिर अगला है आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? जो आरएनए अणु है इसमें थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो देखिए आपको बता दें, जो डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु में ग्वानिन, जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन और एडेनिन और थायमीन होता है। तो जो आरएनए होता है, आरएनए अणु में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। यूरेसिल कहा गया कि आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो थायमीन का विस्थापन यूरेसिल के द्वारा होता है। यूरेसिल, तो इसका आंसर सही हो जाएगा यूरेसिल के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है सुकेंद्रीय जीवों में कितने प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है? जो सुकेंद्रीय जीव होते हैं यानी कि जो यूकैरियोटिक जीवधारी होते हैं, जिनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीवों में कितने प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है? तो इसका आंसर से होगा 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, 3। फिर अगला क्वेश्चन है जीन के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मैथाई थे, ओकावा भी इनके साथ में थे, ओकावा, ओकावा नीरेनबर्ग थे और खुराना थे। इन सभी को सामूहिक रूप से मिला था। अगला है मेट संकेताक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है? मेट संकेताक्षर मेथियोनिन के लिए, मेथियोनिन के लिए। AUG जो प्रारंभिक कोडान है, ये प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त मेथियोनिन को भी कोडित करता है। मेथियोनिन को आनुवांशिक कूट वाले मैंने आपको समझाया भी था। फिर अगला है mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी mRNA से जब प्रोटीन बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुवादन कहा जाता है। अनुवादन या ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन, mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया अनुवादन या फिर अनुवादीकरण, अनुवादीकरण भी आप कह सकते हैं। तो mRNA से जब प्रोटीन बनेगी तो अनुवादन या ट्रांसलेशन होता है या अनुवादीकरण कहा जाता है। जबकि जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहा जाता है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहलाती है। और आपको यहीं पर बता दें कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है या अनुलेखन कहा जाता है। तो इसमें से जो कुछ भी पूछा जाए तीनों में से आप कोई भी बता सकते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक कूट क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु तो देखिए प्रारंभिक कूट AUG होता है। प्रारंभिक कूट क्या है? AUG होता है। लेकिन अगर प्रारंभिक कूट ना पूछे, कहीं समापन कूट आपसे पूछ ले, समापन कूट क्या होता है? तो UAA, एक तो ये हुआ समापन कूट, दूसरा UAG और तीसरा UGA। UAA, UAG, UGA ये समापन कूट होते हैं, समापन कोडान होते हैं और ये प्रारंभिक कोडान होता है। प्रारंभिक कोडान AUG, समापन कोडान 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। फिर अगला क्वेश्चन है लैक ओपेरान किसकी उपस्थिति में क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर सही होगा लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति में क्रियाशील होता है लैक्टोज। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है लैक ओपेरान द्वारा जीन प्रकटन का नियमन किन जीवों में होता है? लैक ओपेरान के द्वारा जीन प्रकटन का नियमन
किन प्रकार के जीवों में होता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया पे होता है, या कह दीजिए कि जीवाणुओं में होता है, जीवाणुओं में होता है। देखिए लैक ओपेरान लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी तैयार कर लीजिए इसको। लैक ओपेरान में रिप्रेशर प्रोटीन किससे जुड़ता है? जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो किससे जुड़ता है? तो हम सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको समझाया भी था जब पढ़ा रहे थे, प्रचालक से जुड़ता है, प्रचालक से। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल डीएनए क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र का जो एक सेट होता है उस पर जितना भी डीएनए होता है, कुल डीएनए क्या कहलाता है? तो जीनोम कहा जाता है। टोटल डीएनए को या टोटल जीनों को मिलाकर क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाता है। पूरे एक सेट का जीनोम होता है। फिर अगला है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो भी भारत में कहा गया है, भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर लाल जी ने, व इनके सहयोगी थे डॉक्टर वी के कश्यप। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभ डॉक्टर लाल जी और डॉक्टर वी के कश्यप ने मिलकर किया था। जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो एलेक जेफरी ने की थी, एलेक जेफरी ने की थी, एलेक जेफरी ने। और इसमें क्या किया जाता है कि जो अलग अलग दो मनुष्य होते हैं उनके डीएनए के रिपीटेटिव सीक्वेंस को या वीएनटीआर को चेक करके दोनों मनुष्यों के बीच में अंतर को पहचाना जाता है, मनुष्यों को पहचाना जाता है। ये अपराधियों को पहचानने के काम आती है, या फिर खोए हुए बच्चों के उनके माता पिता तक पहुंचाने के काम आती है, वल्दियत के झगड़ों में काम आती है। तो कई सारे इसके यूज हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। विकास चैप्टर 6 पहला क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी थी। और इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत भी दिया था, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन पर टिप्पणी भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रॉबर्ट डार्विन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने दी थी? बिग बैंग परिकल्पना को किसने दिया था? तो इसका आंसर सही होगा कांट तथा लाप्लास ने दिया था। कांट तथा लाप्लास ने बिग बैंग परिकल्पना को दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में किसने प्रथम प्रयोग किए थे? आपको याद आया? इसका क्या आंसर होगा? ये वाला प्रयोग किसने किया था? यहां पर इस तरह से था, थोड़ा जल्दी से हम बना देते हैं, आप सोचो कि कौन सा ये प्रयोग था। इस तरह से यहाँ पर स्प्लिट लैम्प जल रही थी, यहाँ से इस तरह से यहाँ स्पार्किंग हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगा? मिलर का प्रयोग। तो मिलर ने किया था, मिलर ने किया था। और एक इनके गुरु थे यूरे, यानी मिलर के गुरु यूरे ने भी इनका सहयोग किया था। तो जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में किसने प्रथम प्रयोग किया? तो स्टैनले मिलर ने किया था, स्टैनले मिलर ने। और इनका सहयोग इनके गुरु यूरे ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का क्या अनुपात था? इनमें क्या अनुपात था? तो हाइड्रोजन पहले है, अमोनिया बीच में है, मीथेन लास्ट में है, ये याद रखेंगे। तो 2:1:2 का अनुपात था, 2:1:2 का अनुपात। फिर अगला है, कोएसरवेट्स नाम किसने दिया था? तो AI ओपेरिन ने, AI ओपेरिन ने कोएसरवेट्स कहा था। इन्होंने माइक्रोस्फीयर जो थे, माइक्रोस्फीयर्स को कोएसरवेट्स नाम दिया था।
और इन्होंने बताया कि ये जीवन की उत्पत्ति की प्राथमिक रचनाएं थीं कोइसन वेट्स। फिर अगला है विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग किसके उदाहरण हैं। जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं उनके मुख्य उपांग किस चीज के उदाहरण हैं, समजातता के कि समरूपता के। तो इसका आंसर सही होगा समजातता के उदाहरण हैं, समजातता के। फिर अगला क्वेश्चन है मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं। मछलियों के पंख और व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं। तो ये समरूपता दर्शाते हैं, समरूपता दर्शाते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। समजात अंग और समरूप अंग, इनके उदाहरण भी, या फिर इन दोनों में अंतर, या फिर इन दोनों में अंतर और उदाहरण, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है एनीलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी क्या है। एनीलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी क्या कहा जाता है। तो होगा इसका आंसर नियोपिलाइना होता है, नियोपिलाइना, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी। फिर अगला है सरीसृप तथा पक्षियों के बीच को जोड़ने वाली कड़ी किसे माना जाता है। कनेक्टिव लिंक किसे कहते हैं, सरीसृप और पक्षी के बीच की। तो ये नाम हम लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं छोटे क्लासेस से। आर्कियोपेटेरिक्स कहा जाता है, आर्कियोपेटेरिक्स। अब केवल इसका जीवाश्म ही शेष बचा हुआ है। फिर अगला है जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी कौन है। जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो यूग्लिना को कहा जाता है, यूग्लिना को। आपको बता दें जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना में बीच में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण भी कर लेता है। जैसे पौधे कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण, वैसे ही इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण क्या करता है कि जब इसको भोजन ऐसे नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। इसलिए जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है इसे, क्योंकि इसमें जंतुओं के भी लक्षण हैं और पौधों के भी लक्षण हैं। फिर अगला है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो हेकल थे, हेकल ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयनवाद या नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, थ्योरी प्रस्तुत की थी। फिर अगला है जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता है। जीवों में जो परिवर्तन होते हैं उनमें किसका योगदान नहीं होता है। जो चेंजेज आते हैं उसमें किसका योगदान नहीं होता है। तो जैसे एक ही जगह है, एक ही जगह पर एक ही वातावरण में कई सारे जीव रहते हैं तो उनमें परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि समान वातावरणीय दशाओं में, यानी समान वातावरणीय दशाओं का योगदान नहीं होता है। अगर समान वातावरणीय दशाएं दी जा रही हैं तो जीवों में परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेस नहीं आएंगे, विभिन्नताएं नहीं आएंगी। तो जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं है। तो समान वातावरणीय दशाओं का योगदान नहीं है, क्योंकि अगर एक ही वातावरण में रह रहे हैं तो उसमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं आएंगी, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था। तो हम सभी लोग जानते हैं हुगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था और इन्होंने संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था। संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर
प्रयोग किया था। और आपको बता दें, जो उत्परिवर्तन होते हैं, उत्परिवर्तन क्या होते हैं, तो जीवों की आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जो अचानक परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। का टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर 7। पहला क्वेश्चन है, विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। देखिए, जो विषाणु होता है उस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। तो आपको बता दें, विषाणु में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, या डीएनए या आरएनए, यानी डीएनए या आरएनए होता है। कोई एक होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, यानी चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में से कोई एक विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर अगला प्रश्न है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें, एडीज जो मच्छर होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है। चाहे डेंगू बुखार का हो चाहे हड्डी तोड़ बुखार का हो, एक ही बात है। एडीज एजिप्टी मच्छर यही वायरस को फैलाता है। और ये जो फ्लेवी वायरस समूह होता है उसी का एक वायरस है जिसकी वजह से डेंगू बुखार हो जाता है। जबकि जो मच्छर एडीज एजिप्टी है ये वाहक होता है। फिर अगला है, एडीज एजिप्टी किसका वाहक है। देखिए, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एडीज एजिप्टी किसका वाहक है। तो डेंगू बुखार का हो जाएगा, डेंगू बुखार का। और किसको ले जाता है, तो वायरस को, जो फ्लेवी वायरस समूह का एक वायरस है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है। फिर अगला है, पीत ज्वर का वाहक कौन है। पीत ज्वर का वाहक, यानी कि पीत ज्वर किसकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। वाहक का मतलब किसकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो एडीज मच्छर, एडीज मच्छर पीत ज्वर का वाहक हो जाएगा। फिर अगला है, टाइफाइड रोग के जनक का क्या नाम है। टाइफाइड रोग के जनक का नाम बताना है, यानी इसके रोग जनक का नाम बताना है, यानी पैथोजन का नाम बताना है, पैथोजन का नाम। तो रोग जनक जैसे जीवाणु है, विषाणु है, वायरस है, ये सब रोग जनक होते हैं। अब इसमें टाइफाइड रोग जो है जीवाणु की वजह से होता है। तो किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है। जो विडाल परीक्षण है या टाइफाइड रोग की बीमारी में, टाइफाइड रोग की बीमारी में यूज किया जाता है, टाइफाइड में। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है विकल्पी क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम क्या है। टीबी के टीके का नाम बताना है। तो बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका टीबी का टीका कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं अधिक बनने लगे, अति उत्पादन का मतलब है अधिक बनने लगे, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। और ल्यूकेमिया क्या होता है, रुधिर कैंसर होता है, रुधिर कैंसर या ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। जब हमारे शरीर में WBC की अधिक मात्रा अति उत्पादन होने लगेगा तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अफीम से प्राप्त मार्फीन क्या है। जो अफीम से मार्फीन प्राप्त होती है ये क्या है, तो ये एक एल्कलाइड होता है, एल्कलाइड होता है। अफीम से जो मार्फीन प्राप्त होती है ये क्या है, अल्कलाइड है। अफीम के लेटेक्स से प्राप्त होती है, लेटेक्स से मार्फिन प्राप्त होती है, उसके दूध से मार्फिन प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है, विनिवर्तन संरक्षण का क्या कारण है। विनिवर्तन संरक्षण का कारण बताना है। तो विनिवर्तन संरक्षण का कारण है ड्रग का अचानक
बंद कर देना। अगर ड्रग अचानक बंद हो जाती है तो ये विनिवर्तन संरक्षण का कारण होती है। फिर अगला है, विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए शरीर किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है। जो विषाणु है, वायरल संक्रमण से बचने के लिए जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं इंटरफेरॉन का उपयोग करता है। देखिए इंटरफेरॉन क्या होता है कि वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर वायरस ने संक्रमित किया है, तो वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने चारों ओर एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करती हैं और इसी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जाता है। वायरस को खत्म करती है, यही प्रोटीन क्या करती है। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैंसर आदि के इलाज में भी किया जाता है। फिर अगला है, कोशिका भक्षण प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। कोशिका भक्षण प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो मेचनिकोव थे। जो मेचनिकोव हैं, ये कोशिका भक्षण प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। फिर अगला है, एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज एक तरीके की प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो हमारे शरीर में बनती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। एक प्रतिरक्षी अणु है, उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 उपस्थित होंगी, 4। अगला है, एंटी सीरम में क्या होता है। एंटी सीरम में क्या होता है। तो एंटी सीरम में हमेशा एंटीबॉडी होती है। एंटी सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है एंटी सीरम में। फिर अगला क्वेश्चन है, सीरम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। तो इसका हो जाएगा आंसर IgG। अगला है, प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज किसने की थी। सत्य वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज की थी। टॉपिक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, चैप्टर 8। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है। जल्दी से सोचिए और बताइए, दूध से दही बनने में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है, यानी दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताना है। सोचिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर सही होगा लैक्टोबैसिलस वैलगैरिकस। ये जो जीवाणु है, ये दूध से दही बनाने में प्रयुक्त होता है। फिर अगला है, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव का नाम बताइए, यानी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ऐसे जीवधारी का नाम बताना है। सोचिए और बताइए, कौन सा जीवधारी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जीवाणु का नाम बताना है या जीव का नाम बताना है। तो बता दें, राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। जो दलहनी पौधों की जड़ें होती हैं, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ऐसे ही नाइट्रोसोमोनास भी होता है। ऐसे कई सारे जीव हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फिर अगला है, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। स्विस चीज में जो बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, किसके कारण हो जाते हैं। तो सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो इसका आंसर होगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी। फिर अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस के बनने के कारण होता है। जो किण्वित फूला हुआ आटा होता है, आटा क्यों फूल जाता है, किस गैस के कारण फूल जाता है। जब बैक्टीरिया के द्वारा किण्वित किया जाता है तो सोचिए और बताइए कौन सी गैस होगी इसमें। इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो फूल जाता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा जब किण्वित किया जाता है तो फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप CO2 गैस के बनने के कारण होता है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर अगला है, शर्करा से अल्कोहल को उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? जो शर्करा है, शुगर है, इससे अल्कोहल या शराब बनाने का उत्पादन करने वाला कवक का नाम बताना है। सोचिए कौन सा इसमें आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया था विकल्पी में। तो इसका आंसर सही होगा ईस्ट। जो ईस्ट है ये शर्करा से अल्कोहल को उत्पादन करने वाला कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक शब्द किसने प्रतिपादित किया? प्रतिजैविक कहो चाहे एंटीबायोटिक कहो, एंटीबायोटिक, तो प्रतिजैविक शब्द या एंटीबायोटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया था यह बताना है। तो इसका आंसर सही होगा वॉक्समैन। वॉक्समैन ने प्रतिपादित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 2018 में यह भी पूछा गया था। तो पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होती है? जो टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक दवा है ये किससे प्राप्त होती है, यानी किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है? बताइए। टेरामाइसिन जो प्रतिजैविक है किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस जीवाणु से। स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस जीवाणु से। फिर अगला है, बायोगैस उत्पादन के पश्चात संयंत्र में शेष रही सामग्री का उपयोग किसमें किया जाता है? बायोगैस जब बनाई जाती है तो जो संयंत्र यूज किया जाता है उसमें जो शेष नीचे बच जाता है उसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो इसको हम सभी लोग जानते हैं और मैंने आपको समझाया भी था जब बायोगैस पढ़ा रहे थे कि जो नीचे बचता है अवक्षेप उसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और बहुत ही अच्छी खाद होती है वो। फिर अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस कहो चाहे बायोगैस कहो, तो गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक बताना है कौन सा होता है। आंसर सही होगा मीथेन गैस CH4, यानी जो मीथेन है इसका मुख्य घटक होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन पाया जाता है? यानी कौन सा जीवाणु पाया जाता है? कौन मतलब कौन सा जीवाणु पाया जाता है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जो जीवाणु होता है ये दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटी जीव 20 किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटी जीव विष किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है? तो आपको बता दें जो बीटी जीव विष है ये बैसिलस थूरिनजिएसिस नामक जीवाणु से उत्पादित होता है और ये जो जीवाणु है ये मृदा में पाया जाता है। जो बैसिलस थूरिनजिएसिस जीवाणु है ये मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है और ये जो जीवाणु होता है इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर, जो प्लाज्मिड होता है इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एक विशेष प्रोटीन बनती है, विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है
और इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं वो जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहते हैं। इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहते हैं और इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है। क्राई प्रोटीन। और ये प्रोटीन जिस जीन से बनती है उसे क्राई जीन कहा जाता है। क्राई जीन। और यह प्रोटीन या यह जैव विष कीटों के लार्वा को मारती है। कीटों के लार्वा को खत्म करती है, उसको मारती है। तो इस तरह से ये बीटी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आता है, साल किसी न किसी सेट में जरूर आता है। तो मैंने सारा कुछ बीटी के बारे में आपको समझाया है कि बीटी जैव विष किस जीवाणु से उत्पन्न होता है, तो बैसिलस thuringiensis से उत्पन्न होता है और इसके एक प्लाज्मिड के जीन समूह पर एक विशेष प्रोटीन बनती है, जैव विष का निर्माण होता है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। और इस प्रोटीन के जो रवे होते हैं वो जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा होते हैं, स्पोरों में एकत्रित होते हैं। और इन स्पोरों में जो इकट्ठा होते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और यही क्राई प्रोटीन जो है किस जीन से बनती है, तो क्राई जीन से बनती है। तो ये जो प्रोटीन बनती है ये प्रोटीन कीटों के लार्वा को मारती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीन को निकालकर फसलों में डाल दिया, जैसे कपास में डाल दिया या फिर और अन्य बहुत सारी फसलें हैं उनमें डाल दिया। तो जिस फसल में डाला वो फसल बीटी बन गई। अब वो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े अपने आप ही मर जाते हैं। तो कीड़क या पीड़क प्रतिरोधी हो गई, कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो गई फसल, इसलिए वो क्या हो गया कि बीटी फसल बन गई। एक है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, चैप्टर 9। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है? उस एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर कट लगाता है, काटता है। तो इसका नाम क्या होगा? सोचिए और जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने वाले एंजाइम का नाम एंडोन्यूक्लियेज है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। अगला है, कौन डीएनए के रासायनिक चाकू है? यानी डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है, या डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर इसका सही होगा? इसमें आंसर लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या आणविक कैंची जिसे कहा था, या रासायनिक चाकू भी इसी को कहा जाता है। तो इतने सारे इसके नाम हैं। फिर अगला है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जीनी अभियांत्रिकी की नींव या जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? सोचिए और बताइए। तो आपको बता दें, प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, प्रतिबंधन कहो, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज से पड़ी या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज से पड़ी। देखिए कैसे खोजा था। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो जीवाणु है, जीवाणु का एक खुद का डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए, और इसके यहाँ पर एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड। तो ये होता है कोशिका पूरा जीवाणु की। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर बैक्टीरियोफेज आता है और बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इसमें डाल देता है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसके लिए अब इसने बैक्टीरियल जो डीएनए था इसने क्या किया कि अपने लिए एक एंजाइम स्रावित कर लिया, ताकि ये जो वायरल डीएनए है इसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसने जो एंजाइम नियुक्त किया, जो अपने बचने के लिए एंजाइम बनाया, उसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाता है। तो इस तरह से जब इसकी खोज हो गई तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में किसके लिए किया जाता है? प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किसके लिए किया जाता है? सोचिए और बताइए। तो देखिए, जैसे कोई एक जीवधारी यहां है, दूसरा जीवधारी यहां है, इसमें से कोई वांछित डीएनए निकाला गया,
और इसमें से कोई एक वांछित डीएनए निकाला गया, तो इन डीएनए को आपस में जोड़ना, तो उसके लिए कट करना पड़ेगा वांछित जीन को पहचानने के लिए। तो कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जब इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे, दोनों को जोड़ करके एक नया डीएनए बना देंगे। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो कहा गया कि प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में किसके लिए किया जाता है? तो बता देंगे डीएनए पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कहो, चाहे डीएनए पुनर्योजन, चाहे डीएनए पुनर्संयोजन, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर अगला है प्रारूप सेकंड के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सोचिए और बताइए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो Mg++ की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला है ई कोर आई एंजाइम का स्रोत जीव क्या है? ई कोर आई जो है ये कौन सा जीव होता है? एस्चेरेशिया कोलाई होता है, एस्चेरेशिया कोलाई होता है, जो आंतों का परजीवी है, आंतों में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। अगर यहां पर कहा जाता कि डीएनए खंडों को तोड़ने का काम कौन करता है, तो क्या बताते? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या आणविक कैंची, या रासायनिक चाकू, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो काटने का काम या तोड़ने का काम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा, जोड़ने का पूछा गया है तो लाइगेज एंजाइम करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है एसएसडीएनए को डीएनए टेम्पलेट पर किस एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जाता है? सोचिए और बताइए एसएसडीएनए को डीएनए टेम्पलेट की किस एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन हैं? दो बहुत उपयोगी सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है। तो एक तो जो हमारी आंतों में पाया जाता है एस्चेरेशिया कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई, एक तो ये जो जीवाणु है बहुत ही उपयोगी है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बहुत ही उपयोगी है। और फिर दूसरा सूक्ष्म जीव कौन सा बताएंगे आप? तो जीवाणु भोजी, पूंछ युक्त जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी का मतलब है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। सोचिए और बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर? जो एनिमल सेल्स होती हैं उसमें क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का नाम बताना है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का नाम PBR322 होता है, PBR322। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए किसी भी तरह से प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। पुनर्योगज डीएनए कहे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहे या पुनर्संयोजन डीएनए कहे, एक ही बात है। इस तकनीक में डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक्करण करने की विधि, यानी आकार के अनुसार छोटे खंड बड़े खंड आकार के अनुसार अलग अलग हो जाएं, ये विधि का नाम क्या है ये बताना है। तो आप लोग अब तक जान चुके होंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, वैद्युत कण संचलन के द्वारा डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार, अमाप के अनुसार अलग अलग किया जाता है। इसमें वास्तव में होता क्या है कि एक ट्रे जैसा होता है, उसमें जेल लगाया जाता है, एगारोज जेल, और फिर विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है कि बड़े खंड पहले ही रुक जाते हैं और छोटे खंड दूर तक चले जाते हैं। डीएनए या जीन के छोटे खंड दूर तक चले जाते हैं। इस तरह से आकार के अनुसार वे अलग अलग हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक जीव से
दूसरे जीव में जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही होगा पारगमन। पारगमन कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, चैप्टर 10, पहला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक पादप के निर्माण हेतु किस जीवाणु की टी प्लाज्मिड में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित किया जाता है? कौन सा जीवाणु को टी प्लाज्मिड में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित किया जाता है? सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस। फिर अगला है, द्विबीजपत्री फसलों को अनुवांशिकीय रूपांतरित बनाने के लिए जीन स्थानांतरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? बीटी कपास। तो आंसर होगा पारजीनी पादप है। पारजीनी पादप वह पादप जो बीटी के जो जीन होता है, देखिए आपको बता दें कि जो बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु है, ये जीवाणु बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएसिस, ये जीवाणु मृदा में पाया जाता है, मृदा में मिलता है और इसके प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर, प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर जैव विष का निर्माण होता है। जैव विष या एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है और यह जो प्रोटीन है ये जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित रहती है। इस प्रोटीन को क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहा जाता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, या फिर इसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। और यह प्रोटीन जिस जीन के द्वारा बनती है उस जीन को क्राई जीन कहा जाता है। क्राई जीन। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीन को यहां से निकाल करके फसलों में डाल दिया, तो बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी टमाटर आदि प्रकार के पादप बन गए। ऐसे पादपों को पारजीनी कहा जाता है। फिर अगला है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो देखिए आंसर आपको मिल जाएगा, बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा उत्पादित होगा, नाम यहीं पर लिखा हुआ है, बस इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस द्वारा उत्पादित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है? बीटी फसलों के उत्पादन में, तो देखिए यह था जीवाणु, जो बैसिलस थुरिंजिएसिस है ये जीवाणु था, तो बैक्टीरिया भाग लेता है, बैक्टीरिया या जीवाणु भाग लेता है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएसिस में उपस्थित जीन के प्रभुत्व से कीट प्रतिरोधकता का विकास होता है। तो किस जीन से? तो क्राई जीन से। अभी मैंने आपको समझाया भी था, क्राई जीन से होता है। फिर अगला है, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? कीटनाशक के रूप में प्रोटीन प्रयुक्त होती है। प्रोटीन, ये वही प्रोटीन है जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता था। फिर अगला है, फ्लेवर सेवर किसकी जीएम फसल है? फ्लेवर सेवर जो है ये टमाटर की है, टमाटर की जीएम फसल है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस की क्या विशेषता है? गोल्डन राइस यानी कि जो सुनहरा चावल है उसकी विशेषता क्या है? तो इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन की अधिकता होती है, प्रोविटामिन ए की अधिकता होती है, बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए की अधिकता होती है। फिर अगला है, कौन सी तकनीक के उपयोग के कारण फसलों के बीजों को दोबारा नहीं उगाया जा सकता है? ऐसी कौन सी तकनीक है? तो टर्मिनेटर तकनीक है ऐसा।
फिर क्वेश्चन है एडवर्ड शेफर ने किस हार्मोन की खोज की थी? एडवर्ड शेफर ने कौन से हार्मोन की? तो इंसुलिन की खोज की थी। आज का टॉपिक है जीव और समष्टियां, चैप्टर 11। पहला क्वेश्चन है ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इस रूप में नहीं, परिभाषा के रूप में इसका जो टर्म आएगा उस रूप में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सही होगा? सहभोजिता। सहभोजिता कई बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो जो सहभोजिता है इसमें क्या होता है, कोई दो जीवधारी होते हैं, दोनों जीवधारी एक दूसरे के साथ में रहते हैं और चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे जिस चीज के लिए हो, लेकिन इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना तो इससे कोई लाभ होता है ना ही इससे कोई हानि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सहभोजिता होगा, क्योंकि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को ना तो लाभ ना ही हानि होती है उसे सहभोजिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजीविता किसका उदाहरण है? प्रतिजीविता किसका उदाहरण है? तो देखिए अंतर जातीय स्पर्धा, अंतर जातीय स्पर्धा का उदाहरण है प्रतिजीविता। इसमें प्रतिजीविता में क्या होता है कि कोई एक जीवधारी है वो विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, विषैला पदार्थ जो दूसरी जाति के जीव के लिए हानिकारक होता है। एक जीवधारी विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जो दूसरी जीवों के लिए या दूसरी जाति के जीवों के लिए हानिकारक होता है। जैसे जो पेंसिलिन है कवक के द्वारा बनाई जाती है, जो जीवाणुओं को खत्म करती है, जीवाणु के लिए हानिकारक होती है। फिर अगला है सांभर समष्टि में कैसा वक्र मिलता है? सांभर समष्टि में वक्र कैसा मिलता है कहा गया है, तो एस वक्र मिलता है। क्वेश्चन है इकोटॉन का निर्माण कैसे होता है? इकोटॉन का निर्माण कैसे होता है? सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं दो पारितंत्र जब जुड़ जाते हैं तो दो पारितंत्रों के जुड़ने से इकोटॉन बन जाता है। फिर अगला है लाइकेन और साइकस की प्रवालाभी जड़ें किसका उदाहरण है? ये भी बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। लाइकेन और साइकस की प्रवालाभी जड़ें किसका उदाहरण होती हैं? सोचिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लाइकेन और साइकस की प्रवालाभी जड़ें किसका उदाहरण होती हैं? तो ये आंसर हो जाएगा सहोपकारिता का, सहोपकारिता का उदाहरण होती हैं। ये सहभोजिता था, ये सहोपकारिता है। और सहोपकारिता में होता क्या है वास्तव में कि कोई दो सहभोजी होते हैं, दोनों जीवित रहने के लिए, खाना बनाने के लिए, भोजन मतलब भोजन के लिए या फिर कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है परजीविता का एक उदाहरण बताइए। परजीविता का एक उदाहरण बताना है। तो देखिए परजीविता का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमरवेल या तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल। जो तना होता है, कोई एक तना है तो तने पर पूर्ण परजीवी जो अमरवेल है वो परजीविता का उदाहरण होता है। फिर अगला है भारत में किसे पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में किसको पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर सही होगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के जनक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, यही हो जाएगा इसमें आंसर भी। फिर अगला है पैरामीशियम के लिए कैसा आयु पिरामिड प्राप्त होता है? पैरामीशियम के लिए कैसा? तो त्रिभुजाकार आयु पिरामिड प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है लाइकेन में फंगस तंतु किससे पोषण प्राप्त करता है? जो लाइकेन है इसमें फंगस तंतु शैवाल से पोषण प्राप्त करता है। शैवाल यानी एल्गी से पोषण प्राप्त करता है। पारितंत्र चैप्टर 12। पहला क्वेश्चन है तालाब के पारितंत्र में जंतु प्लवक क्या हैं?
जो तालाब का पारितंत्र होता है उसमें जंतु प्लवक क्या होते हैं? जंतु प्लवक। तो देखिए, जो पादप होते हैं वो उत्पादक होते हैं और जो जंतु होते हैं वो उपभोक्ता या कह लीजिए शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दूसरा है उत्पादकों द्वारा निर्मित कुल उत्पादकता क्या कहलाती है? तो उत्पादकों के द्वारा निर्मित या बनी टोटल उत्पादकता क्या कहलाती है? तो सकल, टोटल को क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, उत्पादकता। फिर अगला है उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है कहा गया है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, उत्पादकता। फिर अगला है उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उपभोक्ता स्तर पर जो संचित ऊर्जा होती है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा पारतंत्र नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा वर्षावन, वर्षावन। फिर अगला है खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होती है? खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई उत्पादक होती है या हरे पौधे होते हैं। फिर अगला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर पर होते हैं? परभक्षी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर पर होते हैं पूछा गया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा द्वितीयक पोषी स्तर पर होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर पर। फिर अगला है पादप, हिरण, शेर किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? पादप, हिरण, शेर। तो देखिए, हिरण ने पौधों को खाया और शेर ने हिरण को खाया, तो ये क्या हो जाएगा? परभक्षी। दोनों एक दूसरे को खा रहे हैं, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो क्या हुआ? परभक्षी है। फिर वृक्ष, बंदर और परजीवी किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? तो ये परजीवी हो जाएगा, परजीवी खाद्य श्रृंखला है। फिर अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में किसकी निरंतर आवश्यकता होती है? जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें हमेशा किस चीज की आवश्यकता होती है? लगातार किस चीज की आवश्यकता होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं अगर ऊर्जा नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। फिर अगला है पादप, कीट, मेढक, सर्प इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है पादप के पास, तो मेढक को कितनी ऊर्जा मिलेगी? देखिए, पादप नीचे हैं, इसके बाद कीट है, फिर मेढक है, फिर सर्प है। तो पादप यहाँ है, कीट यहाँ है, मेढक यहाँ होगा और पादप के पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो यहाँ पर 10 जाएगी, यहाँ पर 1 किलो कैलोरी जाएगी। तो जो मेढक है इसको कितना मिलेगा? 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। मेढक को कितने? 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, 1 किलो कैलोरी। फिर अगला है किस वैज्ञानिक के मतानुसार पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसके मतानुसार पृथ्वी पर जीवों की जैव विविधता लगभग 7 मिलियन हो सकती है? जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर 13 यानी लास्ट चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कौन सा जीव समूह कुल जंतुओं के 70% भाग को प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा जंतु समूह है? तो इसका आंसर से होगा कीट, इंसेक्ट, इंसेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक कुल कितने प्रतिशत जातियां खोजी गई हैं? तो 22% हो जाएगा, 22%। फिर अगला है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं, अक्षांशीय प्रवणता। किस प्रकृतिविद ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किसी
क्षेत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। तो टिलमैन ने। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट मांस की प्राप्ति हेतु मनुष्यों द्वारा किस भक्षी का व्यापक वध किया गया जिससे यह जाति विलुप्त हो गई है? तो डोडो पक्षी, इसका स्वादिष्ट मांस था इसलिए मनुष्यों ने इसको पूरा भक्षण करके खत्म ही कर डाला है। फिर अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हम सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में। फिर अगला है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। फिर अगला है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है? सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। तो आंसर होगा इसका प्रतिरोधक क्षेत्र में। फिर अगला है, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। फिर अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है? तो कुकरैल लखनऊ में स्थित है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल लखनऊ में स्थित है। फिर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पॉपुलर सा क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।